जय हिंद। मैं गोविंद वर्मा, वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में है श्री आशीष कुर्मी जी, जो कि हमारे बड़े ही होनहार स्टूडेंट रहे हैं और आज उनका दिल्ली पुलिस फाइनल में सिलेक्शन होने पर उनको वर्मा कोचिंग क्लास की ओर से बहुत बहुत बधाई हो और बहुत शुभकामनाएं। आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम आशीष जी से जानेंगे कि कैसे उनका सिलेक्शन हुआ और कैसे उन्होंने अपना मेहनत कर कर आज इस मुकाम पर हासिल किया है, अपने समाज का, अपने माता पिता का और कोचिंग का, हमारी कोचिंग का भी नाम रोशन किया है। हमें बड़ा ही गर्व की बात है कि आज हमारे आशीष जी बीच में है। आज उनसे जानेंगे कि कैसे उनका परिश्रम रहा, कैसे संघर्ष किया है। बात करते हैं आशीष जी से। आशीष जी बताइए आप। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और मैं दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुआ। बहुत स्टार्टिंग मैंने वर्मा कोचिंग क्लासेस से ही की थी, मुझे कहीं भी कुछ भी पता नहीं था। बस चल रहे थे कि कंपटीशन नाम की कोई चीज़ होती है कि हाँ इसमें एक बार सिलेक्शन होने पर गवर्नमेंट जॉब लगती है। जैसे ही मैंने शुरुआत की 2019 से मैंने शुरुआत की थी। 2019 में जब मुझे पता चला, जब मैंने 12th किया तो 2 साल कॉलेज में निकाले। इसके बाद वर्मा कोचिंग क्लासेस के बाद पता चला मुझे कि हाँ कंपटीशन की कोई चीज़ होती है। मैंने वर्मा कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन किया। मुझे कुछ भी नहीं आता था ऐसा कि कंपटीशन क्या होता है। हाँ मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब सुना था, इनके बारे में मालूम नहीं था कि कैसे करते हैं। शॉर्ट में सब चीज़ मालूम तो था, लेकिन लॉन्ग टर्म में मालूम था धीरे धीरे कैसे करते हैं, शॉर्ट में कैसे लेकर आते हैं। ये सब जब सर से मुलाकात हुई, सर ने बताया, समझाया और क्लासें अटेंड करी, उनका फ़र्क पड़ा। फिर आगे चलती रही ये जर्नी। आशीष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने पहले तो ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और कहाँ से आपने 10th-12th करी है और कहाँ तक पढ़ाई करी और कैसे आपने तैयारी के विषय में सोचा ना, बताइए। सर मैं गंज बासुदा के पास त्योंदा रसीलपुर से रहने वाला हूँ। ठीक, बिरिसा जिले में पड़ता है। मैं भोपाल आया था 2015 में। भोपाल आया था जो मैंने 2015 में 10th में आया भोपाल। एक नॉर्मल स्कूल से, ये कॉलोनी के स्कूल से मैंने 10th क्लास पास की। ज़्यादा परसेंट 10th में मेरे ज़्यादा परसेंट तो नहीं थे, 62% थे मेरे 10th में। 12th में भी मेरे कोई ज़्यादा खास नहीं थे, 75 12th में थे। मैं एक नॉर्मल बंदा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई हाई लेवल रहा है, पढ़ाई में भी हाई रहा हूँ, मिडिल क्लास से रहा हूँ ना। इतना ज़्यादा शुरू से पढ़ाई में कमज़ोर था, इतना कमज़ोर भी नहीं था, नॉर्मल था। तो हमको यदि अभी आज हमें नए स्टूडेंट को बताना हो कि कैसे उनको तैयारी करना है और कहाँ से उनकी तैयारी शुरू हो, क्या हम 10th से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं या हमको कॉलेज भी पढ़ाई करना पड़ती है? तो थोड़ा सा जानकारी देंगे कि नए बच्चों के लिए हम क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिएगा सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने तो 12th से तैयारी की थी। 12th में भी मैंने भोपाल से ही की थी, विद्यासागर स्कूल है भानपुर पे, उससे मैंने 12th पास की। फिर इसके बाद मैंने नरेला कॉलेज में एडमिशन लिया ग्रेजुएशन के लिए। बीसीए मैंने ग्रेजुएशन में किया, बस नॉर्मल बीसीए किया, इसके आगे कोई भी डिग्री नहीं की मैंने। लेकिन यदि तैयारी करना है, हाँ 10th और 12th आराम से कर लीजिए। आपको ध्यान में माइंड में बिठा लीजिए कि हाँ मुझे किस फील्ड में जाना है, उस फील्ड के हिसाब से तैयारी करिएगा। जैसे आपको कंपटीशन में जाना है तो हाँ 10th और 12th और ग्रेजुएशन नॉर्मल किसी भी सब्जेक्ट से कर लीजिएगा, किसी भी बैचलर डिग्री कर लीजिएगा। इसके बाद आप कंपटीशन में आइएगा। कंपटीशन में 1-2 साल में अच्छा दे दीजिएगा अपना परफॉर्मेंस, तो इससे सिलेक्शन होने पेपर आते हैं, फॉर्म निकलते रहते हैं गवर्नमेंट, बस उस पर नज़र बनाए रखिएगा और तैयारी रखिएगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि यह वर्मा कोचिंग के बारे में आपको कैसे जानकारी लगी और प्रदीप भाई और आप दोनों साथ में आए थे। आज प्रदीप भाई हमारे रेलवे में जूनियर क्लर्क की पोस्ट पर बेंगलोर में पोस्टिंग है और आपका भी आज सिलेक्शन हो गया है और आपने भी काफ़ी एग्जाम निकाले, काफ़ी फाइट कर रहे हैं ना। 2019 से ही आपका रिटर्न पेपर निकलते जा रहे हैं। किसी न किसी कारणवश से हम बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन और इस बार हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया है दिल्ली पुलिस में, जिसपे कि आज आपकी ट्रेनिंग पे आपका जाने का संदेश आया है। तो बताइए कि कैसे हम लोग करते रहे इस बात को। कोचिंग का तो ऐसा रहा, सुना है 2017 के बैच के रहे ज्ञान सिंह यादव जी, 2017 बैच के एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है। उनका रिजल्ट सुना, जब कॉलोनी से कोई निकलता है तो रिजल्ट तो होता ही है, और कहाँ से पढ़ा ये चीज़ मेन होता है, और किस फैमिली से बिलोंग करता है ये मेन चीज़ आती है। क्योंकि आप तो सक्सेस होंगे ही, आपके साथ साथ जो जुड़े हुए हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हुए, दोस्त हुए, और किस संस्था से आपने पढ़ाई की है, उस संस्था का नाम गौरवान्वित होता है और वो गौरवान्वित महसूस करते हैं सभी लोग। ये सब चीज़ें आगे निकल के आती हैं। उसी प्रकार निकल के आया वर्मा कोचिंग क्लासेस का नाम, क्योंकि यहाँ कहीं कंपटीशन की क्लास है नहीं और कहीं क्लास है नहीं। जब पता चला कि वर्मा कोचिंग क्लासेस है, कंपटीशन की तैयारी कराते हैं सर, तो सर से मुलाकात की और पहले दिन अटेंड की क्लास, तो अच्छा लगा थोड़ा सा।
इस प्रकार पता चला। तो धीरे धीरे यहाँ आके और भी पता चला, पोस्टर लगे थे भैया कि ये तो हमारी कॉलोनी के हैं। पता चला कि ये रेलवे में, हाँ रेलवे में है। कहाँ से सिलेक्ट हुए तो पता चला कि वर्मा कोचिंग में बैनर लगा तो यहीं से पढ़े हुए हैं। इस प्रकार पता चला, तो हमको लगा कि एक दिन हमारी भी फोटो इस बैनर में लगी होना चाहिए, और आज लगी भी हुई है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज हमारी कोचिंग से काफ़ी बच्चे निकले हैं और दिल्ली पुलिस में तो केवल आप ही निकले हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। बाकी तो हमारे यहाँ से काफ़ी रेलवे में चाहे हम बात करें दूसरे पे पोस्टों के लिए काफ़ी बच्चे सिलेक्शन हुए। तो मैं और जानना चाहूँगा कि आप अभी सेल्फ डिपेंड यानी घर पे कितना घंटे पढ़ते थे, और कोचिंग तो आप कंटिन्यू रहे ही है, लेकिन घर पे आपने सेल्फ डिपेंड कितने घंटे पढ़ाई करी है और किस सब्जेक्ट पर हम पकड़ कर सकते हैं अच्छे से अच्छे। और आजकल हम देख रहे हैं जीके भी हमारा बहुत हाई लेवल का आ रहा है, तो जीके को हमको क्या करना चाहिए, मैथ किस बुक से पढ़ना चाहिए, रीजनिंग किस बुक से, तो आपने कितने कितने घंटे आपने उन सब्जेक्टों को दिए हैं? स्टार्टिंग में सर ने रिजल्ट की बात करी है, तो रिजल्ट में प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे सामने है। मेरे साथ में बैठने वाले और मेरे साथ रहने वाले, और जैसे प्रदीप प्रजापति का नाम लिया है, सौरभ लोधी का, ये सब मेरे बैच के ही थे। इन्होंने सिर्फ एक एक साल पहले, इनकी अभी रेलवे में जॉब हुई है, प्रदीप की रेलवे क्लर्क है, सौरभ के, सब इन दोनों के दो दो एग्जाम निकले थे। जैसे सर ने तैयारी का बताया है, स्टार्टिंग के दिनों में शुरुआत में तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बेस जब तक मजबूत नहीं होगी किसी भी चीज़ का, ये कहा भी जाता है जब तक नींव मजबूत नहीं होगी जब तक उस पर मकान बनाना बड़े मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार ऐसे कंपटीशन में आते हो तो आप एकदम से ऐसा भी मत करिएगा एकदम पढ़ने लगे 14-14 घंटे, तो आपकी कैपेसिटी नहीं है 6 घंटे पढ़ने की, आप 14-14 घंटे पढ़ने लगे जोश में आके, तो इस चीज़ें ये भी आपको नुकसानदायक हो जाती हैं। शुरुआती दिनों में पहले बेसिक मजबूत करें, कहाँ से क्या कंटेंट पहले आपको पता चलना चाहिए, सिलेबस के पाठ्यक्रम मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ की तैयारी करना है, पाठ्यक्रम उसका सारे सही तरीके से सिलेबस को रीड करें पहले, तो धीरे धीरे उस सिलेबस को कंप्लीट एक बार आराम से कंप्लीट करने की कोशिश करें, इसके बाद ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगी। पहले वो कहा जाता है कि पहले एक्यूरेसी लेकर आओ, फिर स्पीड, फिर देन सिलेक्शन होता है। तो पहले सबसे पहले तो आपको एक्यूरेसी पे काम करना है कि मेरी एक्यूरेसी कहाँ है। सबसे पहले सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, कि एक्यूरेसी को, एक सिलेबस को, कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसका पाठ्यक्रम क्या है। ऐसा नहीं हो कि आप एक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे और मैथ नहीं पढ़ रहे, क्योंकि यदि एसएससी में सिलेक्शन लेना है, मैथ और इंग्लिश तो कंपलसरी है सर, कंपलसरी है। तो मैथ और रीजनिंग पे पहले कमांड बनाए, धीरे धीरे बेस मजबूत करें कि अपनी क्या कमजोरियां हैं। और हाँ, ये चीज़ जरूर है कि अपनी कमजोरी को कभी भी छिपाए नहीं, उसको अपना हथियार बनाएं कि क्या मेरी कमजोरी है। आप देखिए, ताकत तो दुनिया बताती है, ताकत को नहीं बताना है, आपको ये बताना कि आपकी कमजोरी क्या है, क्योंकि आप कमजोरी पे वर्क करोगे तो आपकी आगे चल के वो ताकत बन जाएगी। एकदम धीरे धीरे वैसे एक बार, जैसे ही आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप पिछली चीज़ों को रिवाइज करते चलें और नया सीखते चलें, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखें। और जैसे मैथ आती है, 25 नंबर की मैथ आएगी, 25 की रीजनिंग आएगी, 25 का जीके आएगा और 25 की अदर हिंदी आएगी, जो भी अदर चीज़ आएगी। पहले तो एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लें, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसका टाइम टाइम पर, समय समय पर रिवीजन करें। ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आ रही तो आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रहा हो, फिर जब कभी एग्जाम फॉर्म निकलते हैं तो फिर बोलते नहीं मैंने एक बार बहुत पहले तैयारी कर ली थी, आपने रिवीजन किया नहीं था, तो आप उसी बच्चे के लेवल पे आ जाते जो अभी शुरुआत कर रहा है और आप पहले कर चुके। तो अभी तक आपने काफ़ी सिलेक्शन प्राप्त करे हैं, 2019 से आपके कंटिन्यू सिलेक्शन हो रहा है। और इसमें अभी जैसे कि बात करें दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस में अभी वैकेंसी जो आई थी 7,547 समथिंग वैकेंसी थी आपकी, जिसमें ओबीसी की 230 पोस्टें थी ना, 230 पोस्टों में, और 30 लाख फॉर्म अभी तक डले हुए थे। लेकिन बच्चे देखते हैं कि वैकेंसियाँ कम है और इतने फॉर्म डल गए हैं 30 लाख में, और हमारा स्थान कहाँ पे होगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? और आपने उस 30 लाख से जो फॉर्म डाले थे उसमें आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है ना, और क्या हमको इतनी भीड़ देखकर के बच्चों को सोचने लगता है कि हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा? क्या कॉन्फिडेंस रखना चाहिए? कैसे हम तैयारी करें कि हम 30 लाख हो चाहे 50 लाख फॉर्म भरे हो, लेकिन हमारी कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए कि हम कैसे सिलेक्शन लें, ये बताइए। पहले तो सर ने पूछा है कि आप इतने सिलेक्शन ले लिए। 2019 से मेरा पहला सिलेक्शन था आरपीएफ में, जो अभी वैकेंसी आई हुई है रिसेंटली। अभी वैकेंसी आरपीएफ में एसआई पोस्ट पर भी आई हुई है और कांस्टेबल रैंक पर भी आई है। मेरा 2019 में सबसे पहले एग्जाम क्वालिफाई हुआ था आरपीएफ। कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिल जाना भी अच्छा रहता है कि आपको, हाँ, पहली बार में सफलता मिल जाती है। जैसे मैंने 2019 में सबसे पहले एग्जाम दिया था आरपीएफ और पहली बार में ही क्वालिफाई हो गया था, मैं उसमें मेरिट आउट हो गया था 2019 में।
इसके बाद बीच में एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी, उसको भी मैंने क्वालिफाई किया। इसके बाद कोरोना आ गया था, कोरोना काल में भी मैंने अपनी तैयारी को बंद नहीं करा था। लोगों ने सोचा कि अब आगे पता नहीं क्या होगा, सब चीज़ बंद हो गई है, वैकेंसियाँ आएगी नहीं आएंगी, क्या होगा। लेकिन हमें तो विश्वास था कि हम घर से इसीलिए आए थे क्योंकि हम एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हमने ये तो सोचा नहीं था कि घर वापस जाना, और घर से कसम खा के आए थे कि कुछ बन के ही जाना है, खाली नहीं जाना है। और भी सिलेक्शन कौन कौन से हाँ, हुए सब बता दीजिए। 2020 में मैंने एसएससी जीडी, 2021 में एमपी कांस्टेबल आई थी, एमपी कांस्टेबल भी निकाला। एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी भी निकाला। फिर एसएससी जीडी पुनः आई। पहली एसएससी जीडी में मेरिट आउट हो गया था, फिजिकल क्वालिफाई था, मेडिकल के लिए मेरिट आउट हो गया था। 2021 में एमपी पुलिस आई, एमपी पुलिस में मैं सिर्फ 1 सेकेंड से रह गया था। इसके बाद एनटीपीसी आई, एनटीपीसी में मैंने लेवल 2 तक क्रॉस किया। इसके बाद आगे प्रोसेस नहीं हो पाई, मेरिट आउट हो गया वहाँ से भी। इसके बाद फिर एसएससी जीडी आई 2023 में, इसमें मेडिकल आउट हो गया था। 2022 और 23 में जो वैकेंसी आई थी उसमें मेडिकल आउट हो गया था, उसमें भी मेरा स्कोर था 150 स्कोर था। अच्छा स्कोर था सर, लेकिन मेडिकल फेल हो गया, फिजिकल क्वालिफाई कर लिया था। इसके बाद फिर आई एसएससी जीडी, अभी जिसका रिसेंट में रिजल्ट आना है, इसमें भी मेरे 135 नंबर हैं। और इससे पहले दिल्ली पुलिस में एसएससी द्वारा कंडक्ट करा गया था दिल्ली पुलिस का एग्जाम, भी वो भी मैंने क्वालिफाई किया, वही जाके मेरा फाइनल हुआ। और अभी सीआरपीएफ में भी हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल वाला हुआ था, वो उसमें भी हुआ। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में भी मेरा हुआ। और इसके बाद एएसआई डीएसएसबी, दिल्ली का एक बोर्ड है डीएसएसबी एएसआई, उस पर भी मेरा उसमें फिजिकल हुआ, वो भी मैंने क्वालिफाई किया। और अब मैं दिल्ली पुलिस को आज 1 जुलाई को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा फाइनल होगा। फिर मैंने सोचा अब इसी को फाइनल करिएगा। बहुत बहुत बधाई हो। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तक आपने इतने सारे एग्जाम निकाले ना, लगभग 11-12 एग्जाम आपने फाइट करे हैं और लगभग पेपर निकले हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि एक बार किसी बच्चे की तैयारी हो जाए, स्टूडेंट की तैयारी हो जाए, तो कोई भी एग्जाम हम फाइट कर सकते हैं ना। और बाकी फाइनल सिलेक्शन होने के लिए हमको बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। रिटर्न निकलता है, फिर फिजिकल होना पड़ता है, और फिर मेडिकल, और फिर उसमें वेरिफिकेशन वगैरह बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। कहीं ना कहीं आप बीच बीच में मिस होते गए, लेकिन भगवान ने आपका इस बार दिल्ली पुलिस से आपका क्लियर ही कर दिया है ना। तो आगे भविष्य में क्या तैयारी करना चाहेंगे, या इसी पोस्ट पर आप रहना चाहते हैं? आगे क्या प्लान है आपका? पहले तो सर ने पूछा है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी आपका फाइनल नहीं हुआ तो डिमोटिवेट नहीं हुआ क्या? हाँ देखिएगा, और सर ने पूछा है कि आप तैयारी कैसे करें, कैसे एक बार तैयारी करने के बाद इतने सारे एग्जाम निकाल लेते हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अस्तित्व बनाने में ही समय लगता है, जब एक बार बन जाता है तो रूप देखने लायक हो जाता है। वही अस्तित्व को मैंने बनाया, धीरे धीरे बुनता रहा, मैं तैयारी करता रहा, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता धीरे सब चीज़ों को क्लियर करता। सारे सारे एक बार देखिएगा मैंने कितने 12 एग्जाम क्वालिफाई किए, तो 12 एग्जामों का मेरे पास सिलेबस पूरी तरीके से था, रीड था, मैंने उनको कैसे पढ़ा, क्या क्या आता है, तो इस मान की सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था। मैं किसी भी एग्जाम में बैठता हूँ तो क्वालिफाई हो जाता है मेरे लिए। अब एग्जाम क्वालिफाई करना ज़्यादा टफ नहीं लगता, जो अदर चीज़ें लगती हैं कि मेडिकल ज़्यादा टफ लगता है, उससे भी मैं वो गुजर गया। तो जब एक बार किसी चीज़ से गुजर जाते हैं तो अगली बार करने में आपको बहुत मज़ा भी आता है कि ठीक है, इससे तो यही तो होगा और क्या होगा। असफलता मिलेगी और क्या मिलेगी, लेकिन सफलता की राह तो वहीं से तैयार होती है। एक बार सफलता असफलता ही सिखाती है तो सफलता की राह दिखाना। आजकल बच्चे जब तैयारी करने आते हैं तो कुछ 6 महीने साल भर पढ़ते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं क्लासें ना। क्या उनको, और 1-2 साल में घबराने लगते हैं, एक एग्जाम दिया और उनका क्वालिफाई नहीं हुआ तो घबराने लगते हैं। क्या हमको अथक प्रयास की जरूरत है, बराबर कंटिन्यू हम प्रयास करें तभी हमारा सिलेक्शन होता है? हाँ, सर ने ये बात अच्छी बोली है कि बच्चे 6 महीने आते हैं, 6 महीने में सिलेक्शन नहीं होता तो छोड़ देते हैं, तैयारी भाग जाती है 1-1.5 साल। देखिएगा भैया, कॉम्पिटिशन में वो दलदल है, या तो यहाँ आइएगा मत, और आ रहे हैं तो पूरी तरीके से ये सोच के आइए कि सब कुछ त्याग के आया हूँ मैं यहाँ। क्योंकि यही एक त्याग है, यही एक बलिदान है। यदि आप कंपटीशन में आए हो तो एक बहुत बड़ा त्याग है सर ये कंपटीशन। क्योंकि कंपटीशन बच्चा चाहता है कम समय में ज़्यादा रिजल्ट। क्योंकि आप तो अभी तक 10th-12th में देखा होगा, ठीक है, नियमित पाठ्यक्रम रहता है, उसको पढ़ लिया कि हाँ कहाँ से 5 नंबर का आ रहा, कहाँ से 10 नंबर का आ रहा, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए कि हाँ ज़्यादा नंबर का है तो बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे, कम नंबर का है तो छोटा क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन कॉम्पिटिशन में तो ऐसा होता है, कभी कभी 2-2 4-4 पेज भी पढ़ लो, उनमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आया, क्यों, एक टॉपिक पूरा पढ़ के चले जाओ। जैसे कोई आ गया, जैसे मुगल काल से आ गया, आप मुगल काल से क्वेश्चन ही पूछना बंद कर दिया और आप मुगल काल पूरा रट के चले गए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ये चीज़ बच्चों को थोड़ा सा देखना, धैर्य बना, इस यहाँ भी धैर्य बना के चलना चाहिए कि भैया कैसे करना, 6 महीने में सिलेक्शन नहीं हुआ कि छोड़ देना है, ये प्लान ना बनाए। जब आए हैं यहाँ तैयारी के, हाँ तैयारी करना है मुझे, तो डटे रहे बस। तो देखिएगा पहले तो ऐसा होता था जब और सरकारें थी, अभी तो सरकार एनडीए की सरकार आई है, जब से थोड़ा वैकेंसी होगा लगा हुआ है ताता।
मैं किसी पार्टी ब्लॉग उससे नहीं हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि हाँ इसका रिजल्ट भी सब परिणाम अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वैकेंसियाँ भी समय समय पर निकल रही। पहले तो ऐसा होता था कि 6-6 महीने वैकेंसी नहीं आ रही, 1-1 साल वैकेंसी हो गई, अता पता नहीं है। तो ये 6-6 महीने वाली तैयारी करने वालों के लिए तो एक वो हो जाता है कि कूप मंडूक हो जाता है कि हाँ मौसम आ गया तो आप आ जाइएगा, मौसम चला गया तो आप चले जाइएगा। ऐसे सिलेक्शन कभी नहीं होता, यहाँ तो डटे रहना है। तो मैं ये जानना चाहूँ कि अभी वर्तमान में अपन को 12-13 सब्जेक्ट कवर करना पड़ता है कोई भी सिलेक्शन के लिए। मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है। तो अपन मैथ के लिए किस पुस्तक से पढ़ें और कितना घंटे अपन मैथ को दें? जैसे जिसके बच्चों की मैथ कमज़ोर है, तो मैथ के लिए हमको कौन-कौन से सिलेबस, यानी उसमें जो सिलेबस होता है हमारा मैथ में, तो किस मैथ से हम पढ़ सकते हैं? कौन सी पुस्तक आप सजेस्ट करेंगे, किस लेखक की पुस्तक सजेस्ट करेंगे जिसमें हमारी मैथ सभी लगभग पेपरों में आती रहती है? सर ने ये चीज़ अच्छी पूछी है कि 12-13 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। पहले तो मैं ये यही बोलना चाहता हूँ कि देखिएगा, पहले आप जिस भी उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी उसमें जाना है आपको, पोस्ट पे जाना है या किसी भी अदर फील्ड, जिस भी फील्ड में जाना है, जिस जो भी पेपर क्वालिफाई करना है, उसका पहले आपको पाठ्यक्रम मालूम होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में है क्या-क्या, मतलब सिलेबस में है क्या। जैसे मैथ 25 नंबर की है तो आप 25 नंबर की मेहनत करिएगा, रीजनिंग 25 नंबर की है तो 25 की मेहनत करिएगा, कंप्यूटर 15 का है तो 15 की मेहनत करिएगा, जितने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि मैथ आ रही है 10 नंबर की और आप मेहनत कर रहे हो 50 नंबर की, तो उसमें ये भी है। और सर ने बोला कि मैथ कहाँ से, एक बार तो पहले सभी सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लें। और मैथ की एक नॉर्मल स्टार्टिंग में तो कोई सी भी बुक ले सकते हैं सर, जैसे एच डी यादव चलती है अभी, तो एच डी यादव हुई, शारदा के नाम से आती है जो, आर्यहंत की हुई, कोई सी भी ले लीजिएगा आप, नॉर्मल बुक ले लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा है पुराने साल के पेपर लगाना, पुराने साल के पेपर में क्या पाठ्यक्रम आया है, किस लेवल का आया है। ऐसा नहीं कि आप सी जी एल, एस एस सी जी डी की तैयारी कर रहे हो और सी जी एल का सिलेबस लेकर बैठे और उसी लेवल का पढ़ रहे हो, तो ये आपका थोड़ा सा सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा समय भी लगेगा। और आपको जाना है एसएससीजीडी में, तो आप सीजीएल की क्यों कर रहे हो? और यदि सीजीएल की कर रहे हो तो हाँ, एसएससीजीडी का सिलेबस से आप वहाँ तक जा सकते हैं। तो बच्चे अभी जैसे पहले तो ऑफलाइन पेपर होते थे, अब ऑनलाइन पेपर शुरू हो गए। ऑनलाइन पेपर में थोड़े से टफ पेपर भी आने लगे, क्योंकि जीके भी अच्छी आती है, मैथ भी अच्छी आती है, रीजनिंग भी अच्छी आती है। तो क्या हमको मॉक टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट लगवाना चाहिए, रेगुलर लगाना चाहिए कि साप्ताहिक लगाना चाहिए? इसके वजह से हम बच्चों को क्या बोलेंगे? हाँ, ये चीज़ जब से ऑनलाइन हुआ है तो बच्चे भी ऑनलाइन हो गए हैं। जब से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ सर, बच्चे भी ऑनलाइन हो गए। उन्होंने सोचा कि हम एडवांस हो जाएँगे। देखिए, इस चीज़ को जो मैं सजेस्ट करना, सभी को सजेस्ट करना, तो लाइफ में अगर जब भी स्टार्ट कर रहे हो कॉम्पिटिशन नाम की चीज़, तो पहले कम से कम 6 महीने 1 साल तक ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ें ऑफलाइन में डाउट क्लियर होते हैं, वो ऑनलाइन में इतने अच्छे तरीके से नहीं आते हैं। आपको पूछना है कि 1/2 का एलसीएम, 1/2, 2/3 का एलसीएम लेना है, अब उसने तो जल्दी बता दिया ऑनलाइन में, लेकिन अब यहाँ ऑफलाइन में 2 बार पूछ भी सकते हैं। तो मैं सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ऑफलाइन जुड़े। कहीं भी कोचिंग से हुआ, कोचिंग से जुड़ना है, टेस्ट लगाना है तो पहले हाँ ऑफलाइन, जहाँ हमारी कोचिंग में भी, वर्मा कोचिंग क्लासेस में भी ऑफलाइन टेस्ट होता है अभी, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अच्छे, ऐसा नहीं कि कोई भी नॉर्मल लेवल का, अच्छे लेवल का टेस्ट होता है, उसको ऑफलाइन पहले लगाना चाहिए सर। तो ऑफलाइन टेस्ट लगाने से स्पीड बनती है ना, स्पीड भी अच्छी रहती है। और हाँ, ऑफलाइन के बहुत सारे फ़ायदा होते हैं। पहले तो आपके अंदर जो डर भरा रहता है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, क्या करना रहेगा एग्ज़ाम में, आपको क्या हलचल करना है, क्या नहीं करना है, वो भी चीज़ होगी। क्योंकि ऑफलाइन होते तो पहले पहले आंसर शीट में भी भरने में कभी आपको आ रहा है कि ये आंसर भरना है, आप भर भी रहे हो, उस चीज़ की भी हिचक दूर हो जाती है, सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं धीरे-धीरे ऑफलाइन से। और स्पीड तो बनती है, और मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि पहले आप एक्यूरेसी पे वर्क करिएगा अपनी, फिर इसके बाद इस एक्यूरेसी के बाद आप स्पीड पे वर्क करिएगा, स्पीड के बाद ही सिलेक्शन होगा आपका। तो सबसे पहले आप ऑफलाइन लगाओगे तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन होगी। एक्यूरेसी, स्पीड तो होगी क्योंकि यहाँ भी 90 मिनट दिए जाते हैं 100 क्वेश्चन के लिए, तो अच्छा खासा पार्ट टाइम मिल जाता है कि हाँ टाइम कम नहीं पड़ता है। हाँ, यदि आपको टाइम कम पड़ रहा है और लोगों को नहीं पड़ रहा है तो आपको स्पीड की ज़रूरत है। सही। तो अभी जो सिलेक्शन हुआ आपका दिल्ली पुलिस में, तो अभी जैसे कि मैंने कहा था कि 7,546 वैकेंसियाँ थी टोटल, जिसमें 230 ओबीसी के पद थे, उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें सिलेक्शन होने पर आपके जो परसेंट आए हैं वो 67.79% ओबीसी का ओबीसी कट ऑफ रहा है, और इसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने कहा था कि शुरू में कहा था कि 30 लाख फॉर्म भरा है, और उसमें से आपका सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आजकल जो बच्चे हमारे, फार्म वैकेंसी कम होती है, फार्म ज़्यादा डल जाते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। क्या करना चाहिए उन बच्चों को कि वो हमेशा तत्पर रहें कि उसको हमको क्वालिफाई कैसे हो,
कैसे उनको बताएंगे बच्चों को कि हमको डरना नहीं है ना, तैयारी जब हमारी कॉन्फिडेंस बना के रखना है और सभी सब्जेक्ट पर जब ये तैयारी रहेगी तो सिलेक्शन निश्चित रूप से होता है। तो ये थोड़ा सा बच्चों को बताइए ना आप। हाँ सर ने ये बात भी अच्छी पूछी है कि 7,547 पोस्टें थी और उसमें फॉर्म भरे गए थे 32 लाख फॉर्म भरे गए थे। हाँ, ये रियलिटी है कि फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा है और देखिएगा वैकेंसी भी तो बहुत ज़्यादा थी, 7,547 वैकेंसी था। सर बच्चा ये देखता है कि वैकेंसी 7,547 है, पोस्ट और फॉर्म भरे गए हैं 32 लाख। तो आप भैया उस 32 लाख को भी मत देखिएगा, फॉर्म तो बहुत सारे भरे जाएंगे पर 32 लाख नहीं, 32 लाख यदि 50 लाख भी भरे जाएंगे, SSC GD में 50 लाख से भी ऊपर जाता है फॉर्म, SSC GD में 50 लाख से भी ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ तो दिल्ली पुलिस में पहली बार इतनी वैकेंसी आई थी, 7,547 वैकेंसी आई थी। तो आप अपनी पोस्ट देखिएगा ना, अपन को एक पोस्ट चाहिए, 5,047 का क्या मतलब है, 5,046 भी जा रही है तो चली जाए, एक अपन को चाहिए है। और हाँ, एक बात और है, दिल्ली पुलिस में इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ था सर जी। 2000 जो पोस्टें थी OBC के लिए थोड़ी कम थी, 258 पोस्टें थी। इस वर्ष मैं OBC से ही बिलोंग करता हूँ। जनरल की 2900 के लगभग थी। यदि आप ज़्यादा नंबर लाते हो तो आप जनरल की सीट काटोगे और आपके कम नंबर आते हो तो आप OBC से फाइट करोगे। हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट था कि OBC से यदि कोई बिलोंग करता है उसके लिए 258 पोस्टें होना, ऑल इंडिया में 258 होना, उनमें से मेरा सिलेक्शन होना, ये थोड़ा सा गौरवान्वित करता है कि आपने किस लेवल की तैयारी की थी। ये सर से सीखा है मैंने तैयारी के बारे में कि हाँ, कभी घबराना नहीं है। सर भी हमेशा बोलते रहते हैं कि देखिएगा फॉर्म तो बहुत सारे भराए जाएंगे, आप उस चीज़ को मत देखिएगा, भीड़ को मत देखिए, भीड़ का हिस्सा बनिए। ये नहीं कहा जाता कि आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ का कारण बनिएगा। ठीक है, आप भीड़ देख के घबराए नहीं। देखिएगा सिलेक्शन उनका भी होता है जो बिना कोचिंग के पढ़ रहे हैं, और जो उनका भी हो जाता है जिनका उनका भी नहीं होता जो कई कोचिंग लगाए हैं, 2 से 3 कोचिंग लगाए हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है। भीड़ तो बहुत सारी आएगी, भीड़ से नहीं घबराना है। तो अभी आपका जो दिल्ली पुलिस फाइनल सिलेक्शन हुआ उसका थोड़ा सा सिलेबस बता देंगे, क्या क्या मैथ में कितने मैथ के क्वेश्चन आए थे, कितने रीजनिंग के आए थे, जीके के आए थे, थोड़ा जानकारी दीजिए बच्चों को। हाँ, दिल्ली पुलिस का एक स्पेशली रहता है भैया की GK, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। हाँ, 90 मिनट मिलते हैं आपके लिए, जिसमें पाठ्यक्रम रहता है 50 की GK, सबसे मेन रोल निभाता है यहाँ। यदि कई कंपटीशन में सबसे ज़्यादा 50 नंबर का GK, और GK आज आज जो एग्जाम हो रहा है SSC का एग्जाम, नाम सुनते ही जीके का भोकाल सर। जीके सबसे ज्यादा टफ पूछा जा रहा है आजकल की SSC में। अभी CPO चल रहा है सर, CPO में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। SSC मतलब जीके का बहुत भरमार। तो उसमें 50 नंबर का जीके था, 25 नंबर की रीजनिंग थी जो दूसरे नंबर पे थी, तीसरे नंबर पे थी 15 की मैथ थी सर जी, और 10 का कंप्यूटर था। इस प्रकार 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर आया था, 90 मिनट थे, जिसमें मेरा स्कोर रहा था 73.5 स्कोर रहा था कट पिट के मेरा। इसके बाद OBC की जो लिस्ट गई थी 69.7567 गई थी। तो आप बोलोगे कि कंपटीशन तो इतना सारा था, लिस्ट क्यों गई? सर इसका कारण ये रहा है क्योंकि 31 दिसंबर को रिजल्ट आया था दिल्ली पुलिस का, रिटर्न का एग्जाम हुआ था, क्योंकि दिसंबर माह में तो एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, और आखिरी लास्ट दिसंबर में 31 दिसंबर को मुझे अच्छे से डेट याद है, क्योंकि जाता हुआ 23 मुझे खुशखबरियां दे के गए था और आने वाला 24 में मुझे खुशखबरी दे के गया था। 31 दिसंबर को रिजल्ट आया था सर, 31 रिटर्न का, और इसके 13 दिन बाद ही, यानी कम समय में सर, 13 दिन बाद ही फिजिकल करवा लिया गया, 13 जनवरी से फिजिकल। अच्छा, फिजिकल में क्या क्या करवाया है, थोड़ा सा इसके बारे में करके बताइए बच्चों को। हाँ, फिजिकल का भी बता देता हूँ। देखिएगा कारण यही रहा कि मेरिट कम गई है, क्योंकि फिजिकल बहुत जल्दी ले लेना, क्योंकि बच्चा तब पहले से तैयारी। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी फिजिकल एक्टिविटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC GD हुआ, MP पुलिस हुआ, MPSI हुआ, UP पुलिस हुआ, या दिल्ली पुलिस हुआ, तो जिस दिन से आपने फॉर्म भरा है उसी दिन से आप रनिंग भी स्टार्ट कर दीजिएगा सर, फिजिकल एक्टिविटी भी करने लगिएगा कि हाँ आगे आपको करना ही है। यही सोचिएगा कि हाँ मेरी एक सीट पक्की है, मैं एग्जाम में बैठूंगा, एग्जाम क्वालिफाई होगा, एग्जाम क्वालिफाई के बाद ही आपकी रनिंग होगी, रनिंग फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद देन मेडिकल होगा। तो आप जब से तैयारी कर रहे हैं तभी से स्टार्टिंग कर दें इन चीज़ों की, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरा रिटर्न निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं, इस चीज़ को आपको नहीं देखना है। आपको ये चीज़ देखना है कि भैया इस चीज़ में मांगी क्या क्या क्वालिफिकेशन की। ऐसा नहीं कि आप रिटर्न क्वालिफाई करके ही बैठे हो कि हाँ रिटर्न क्वालिफाई कर लिया हो गया है मेरा। ऐसा जब तक आप सारी एक्टिविटीज़ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तब तक आप फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा सर, पोस्टिंग नहीं होगी। आप देखिएगा जैसे रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं तो रिटर्न अकेला क्वालिफाई हो जाएगा, फिजिकल में रह जाएगा। फिजिकल में ये बताइए आप कि कितनी रनिंग करवाई है, कितने मिनट में दौड़ सकते हैं, हाँ, क्या क्या हुआ? दिल्ली पुलिस में 1600 मीटर की रनिंग थी, 6 मिनट का समय दिया गया था आपको, 14 फीट लॉन्ग जंप थी, 3.9 हाई जंप थी। जो मैंने फिर जो 1600 मीटर की रनिंग निकाली थी मैंने 5 मिनट 47 सेकेंड में, जो मैं फोर्थ नंबर पे रहा था मैं।
4th नंबर पे रहा था सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने लॉन्ग ये जंप 1600 मीटर दौड़ आपने कितने सेकंड में, कितने मिनट से कितने सेकंड में करी? 5 मिनट 37 सेकंड में निकाली, 5 मिनट 37 सेकंड में, और 4th नंबर पे रहा था सर। ठीक है। 4th नंबर पे रहा था, 120 बच्चों को दौड़ा है। अच्छा, एक साथ में 120 बच्चे दौड़ते हैं, 125 उसमें चौथे नंबर पे आपका स्थान आया। और ऐसा नहीं कि आपका समय, आपके पैर में आपकी चिप लगी रहेगी, आपका समय आपको खुद दौड़ना है, आपकी मंजिल, आपकी रनिंग, आपकी दौड़ है। तो ये दौड़ जैसे सुबह मॉर्निंग में शुरू हो जाती है, लेकिन आपका नंबर कब आया था? दोपहर में आया था कि सुबह ही हो गई थी जल्दी रनिंग? हाँ, ये चीज है कि दिल्ली में ये बड़ा मायने रखता है। देखिएगा, जनवरी, दिसंबर और जनवरी दिल्ली की बहुत कड़ाके की सर्दी मानी जाती है। उत्तर भारत की बहुत कड़ी सर्दी में फिजिकल हुआ था कि जहाँ बच्चों को सांस लेना भी थोड़ा सा दुर्भर हो रहा, कि 200 मीटर के आगे का भी नहीं दिख रहा था, कोहरा हो गया था। तो हम लोगों ने इंटर कर दिया था 4:30 बजे, उन्होंने ग्राउंड के अंदर कर दिया था। 4:30 बजे इंटर कर दिया और 7:30 बजे तक बिठा के रखा। 7:30 बजे मेरी रनिंग हुई थी सर, और मैंने 5 मिनट 47 सेकंड में रनिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दी सारी चीज़ें। और लॉन्ग जंप 14 फीट थी, वो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दी थी। और हाई जंप थी 3.9। जैसे ही रनिंग ये फिजिकल हो गया, तुरंत ही देन बाद उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ही एसएससी ने अपलोड कर दिया उसकी वैकेंसी वेबसाइट पे कि भैया 18 तारीख से अगले दिन ही 17 तारीख को मेरा फिजिकल हुआ। 17 जनवरी 17 जनवरी को मेरा फिजिकल हुआ, और उसी दिन वेरिफिकेशन हो गया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसके बाद ही 17 तारीख की शाम को ही एसएससी ने नोटिस डाल दिया कि भैया 18 जनवरी से आपका मेडिकल है। तो मैं वहीं रुक गया था, 18 जनवरी को वहीं रुक गया। 18 जनवरी को मेडिकल भी सीआरपीएफ ने लिया था। यानी कि एसएससी में अगर कोई मेडिकल टफ माना जाता है सीपीओ के बाद, तो वो माना जाता है सीआरपीएफ। जो जिस भी संस्था का अगर सीआरपीएफ मेडिकल ले रही है, तो मान के चलिएगा थोड़ा टफ लेवल का मेडिकल लेती है सर। क्योंकि सीपीओ का मेडिकल के बाद ही अगर कोई लेवल का मेडिकल होता है, तो एसएससी जीडी हुई और सीआरपीएफ का, जो सीआरपीएफ लेती है वो होता है। क्योंकि 18 तारीख से मेडिकल चला, 22 तारीख तक मेरा मेडिकल चला। मेडिकल में थोड़ा बता दीजिए बच्चों को क्या क्या हमको मेडिकल में सबसे मेन चीज रहती है, जो रहती है आपकी आई 6/6 होना चाहिए सर। आँख का सबसे बड़ा, यदि आँख आपकी क्लियर हो गई तो आपका मान के चलिए 50% मेडिकल क्लियर हो गया। इसके बाद आपको देखा जाता है लॉन्ग डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस विजन देखा जाता है, कलर ब्लाइंड टेस्ट तो नहीं है आपको, नौकरी, कैरी एंगल, ये सब चीज़, और आपके प्राइवेट पार्ट भी चेक किए जाते हैं। यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और आपके शरीर के बनावट का ढांचा देखा जाता है किस प्रकार है। मतलब जनवरी में आपका फिजिकल भी हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, और अब लेके आपका ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। 1 जुलाई को आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट शुरू होने वाली है ना? तो मतलब आपको लगभग ये पूरा 1 साल में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हुई, मतलब जब से वैकेंसी आई? हाँ, इस बार थोड़ा सा एसएससी ने, दिल्ली पुलिस ने थोड़ा सा जल्दबाजी बचाई है, क्योंकि सितंबर में फॉर्म आए, अक्टूबर तक फॉर्म चले, नवंबर 26 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो गया, 3 दिसंबर तक पेपर चले, 31 दिसंबर को रिजल्ट जारी कर दिया। 31 दिसंबर के बाद 13 जनवरी से रनिंग स्टार्ट कर दी। 13 जनवरी के बाद 18 जनवरी तक रनिंग चली। 18 के बाद मेडिकल करा के 22 जनवरी तक मेडिकल चला सर, और 24 तारीख को फिजिकल फाइनल मेरिट लगा दी। इस बार यानी कि एसएससी ने 6 महीने में ज्वाइनिंग तक दे दी थी। 8 मार्च से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी बच्चों की। अभी आपकी ट्रेनिंग अब शुरू हो रही हो, बाकी बच्चों की पहले होती है? हाँ, देखिएगा 7,547 वैकेंसी थी, इसमें से 547 शायद कुछ पोस्टें खाली चली गई, क्योंकि उतने बच्चे नहीं मिल पाए, जल्दी फिजिकल ले लिया। हाँ, तो टोटल 7,000 बच्चों को चुना गया था मेरिट में। मेरिट 24 जनवरी को आई थी। यानी कि लगभग एसएससी ने आपको कहीं भी 20 दिन का टाइम नहीं दिया सर। रिजल्ट आया 31 दिसंबर को, 13 जनवरी से रनिंग चालू कर दी, 13 जनवरी से रनिंग चालू करी 17 तारीख तक। और 8 मेडिकल में भी तो 1 दिन का समय नहीं दिया था सर। मेडिकल में तो 1 दिन का भी समय नहीं दिया। 22 तारीख को मेडिकल खत्म हुए, और हम लोग घर भी नहीं आ पाए थे। मैं तो सही 22 तारीख को, शायद मुझे अच्छे से याद है, राम मंदिर का निर्माण भी था सर। 22 जनवरी को निर्माण था, तो मैं घर भी नहीं पहुंच पाया था सर। और घर शाम को जैसे ही पहुंचा, नहा धो के मंदिर के लिए निकल रहा था, और एसएससी ने फाइनल मेरिट लगा दी। तो जैसे ही मंदिर में पहुंचा, वहां से घंटी की आवाज बजी, तो मैंने सोचा कि वाह, सुन बजी होगी वाकई। और मेरा जो सबसे प्रिय मित्र रहा है, उसने मेरा रिजल्ट देखा था, मैंने भी नहीं देखा था। प्रदीप प्रजापति ने मेरा रिजल्ट देख के मुझे बताया कि हाँ भैया हो गया, बधाई हो। तो हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया, हमने इतनी जल्दी होता है क्या, एसएससी है का भाई 2-4 महीने का समय लेगा, लेकिन 2 दिन का भी समय नहीं ले पाए कि भैया बधाई हो। इस प्रकार हमारी जर्नी रही। तो प्रदीप प्रजापति जी और आशीष कुर्मी जी दोनों परम मित्र हैं, और दोनों ही साथ में लगभग हमारी कोचिंग में आए थे। 2018-19 से उन्होंने तैयारी शुरू करी है, बीच में कोरोना आ गया था, लेकिन बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रमी रहे,
बहुत ईमानदारी से मेहनत करी, पढ़ाई के प्रति वफादार रहते थे, घर में भी 4-6 घंटे पर डे पढ़ते थे और बराबर कोचिंग कंटिन्यू करते थे, जिससे कि आज उनकी मेहनत रंग लाई है। और प्रदीप प्रजापति तो बेंगलोर में मैंने बताया रेलवे में जूनियर क्लर्क पोस्ट पे हैं, लगभग 1 साल में उनकी वैकेंसी हो चुका है और पद पे हैं। और अब आशीष जी जा रहे हैं और आशीष जी ने भी काफ़ी एग्जाम निकाले और प्रदीप ने भी काफ़ी एग्जाम फाइट करे थे। तो बस आज हम यही जानना चाह रहे थे कि आशीष ने बहुत अच्छे से कहा कि सर ने सब कुछ बताया है और आशीष ने भी सब कुछ बताया हमारे लिए। मतलब नए बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे कि बराबर तैयारी करें और ऑफलाइन तैयारी में आपको कंटिन्यूस टाइम टेबल फिक्स रहता है। ऑनलाइन में आपको टाइम मिल रहा नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑफलाइन में आपको पता है कि कोचिंग जाना है तो जाना है और ऑफलाइन से आपको और भी बच्चों का जहाँ पे साथ मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये हमारे ऑफलाइन में फ़ायदे होते हैं। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में थोड़ा सा अंतर बता दीजिए बच्चों के लिए, आप क्या बताएंगे? सर ने एक नाम लिया है प्रदीप प्रजापति। देखिएगा हम लोग की दोस्ती इतनी गहरी है कि मान के चलिएगा, दो लोग यदि कोई काम एक हो रहा है तो समझिए कि दोनों ने मिलकर अगर किया है तो काम एक ही हुआ होगा। लेकिन हमारी दोस्ती कहाँ कोचिंग के बाहर तक रहती थी, कोचिंग के आने के बाद वो हमारे प्रतिद्वंदी हो जाते थे, क्योंकि प्रतियोगिता का नाम ही है भैया कंपटीशन करना एक दूसरे से। हम क्लास में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते थे। ऐसा नहीं कि प्रदीप हम आंसर दे रहा तो हम वाह वाह करेंगे, नहीं, ये आंसर पहले दे रहा है तो हमें भी देना है। इस चीज में कॉम्पिटिशन करा सर हमने। ये नहीं देखा कि वो अच्छा पढ़ रहा है, यदि वो 2 घंटे पढ़ रहा तो हमने सोचा कि अगली बार 2.5 घंटे पढ़ के देखते, हम भी तो आंसर देंगे। इस चीज में आप कंपटीशन कीजिए, क्योंकि आजकल के बच्चों में देखते हैं सर थोड़े से वो हो जाता है कि नहीं भैया ये ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है तो इससे थोड़ा सा वो हो जाता है। ऐसा आप वो भावना मत रखिएगा, मित्रता की भावना रखिएगा। लेकिन पढ़ाई में आप प्रतिद्वंदी रहिए कि यदि 2 घंटे पढ़ रहा तो उस चीज में कंपटीशन करिएगा आप पढ़ाई में। यदि इसको इतना याद है तो कल मुझे भी इतना याद होना चाहिए। उस चीज में मैंने हमेशा प्रदीप से कंपटीशन करा है और प्रदीप ने बहुत सारे एग्जाम, सबसे पहले उसी ने एग्जाम क्वालिफाई करना सिखाया है कि कैसे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। धीरे धीरे एग्जाम क्वालिफाई करने की झड़ी लगी और सर से संपर्क रहा, क्योंकि सर के यहाँ रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि पढ़ाया जा रहा है कुछ भी, क्योंकि आप किस तैयारी के लिए आए हो ये चीज़ देखी जाती है। और बच्चों को मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने कॉम्पिटिशन करना स्टार्ट किया है तो सबसे पहले ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें। और ऐसा नहीं कि आज आ रहे हो कल नहीं आ रहे हो परसों फिर आ रहे हो। देखिए भैया मैं पहले बता देता हूँ कि यदि कॉम्पिटिशन में आए हो तो आप यहाँ कंटिन्यू रहना पड़ेगा। भले ही आप दिन में 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे मत पढ़िएगा, यदि कंटिन्यू पढ़ रहे हैं आप 6 घंटे भी दे रहे हैं ना सर तो पर्याप्त है। यदि आप देखिएगा ऐसा कर रहे हैं कि 3 दिन पढ़ नहीं रहे और 2 दिन खूब 12-12 घंटे पढ़ रहे तो आप कोई मतलब का नहीं है सर। ऐसा कि आप आ रहे हैं एक दिन छोड़ के आ रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेट आ रहे हो, क्लास में भी लेट आ रहे हैं, भैया सर तो पूरा समय दे रहे हैं ना आपको। 6 बजे से 8 बजे तक सुबह भी लगती है, 8 से 10, तो आप 6:30 बजे आ रहे हैं तो आप यानी आधा घंटा सर ने जो पढ़ाया उसमें से ही आने वाले क्वेश्चन होंगे आपके भविष्य के। और कंपटीशन पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ जाए, यदि आपसे बन गया आपने पढ़ा है तो हलवा लगेगा, तो आपको बीरबल की खिचड़ी पकेगी वो। सही। तो आपने बहुत अच्छे समझाया कि नए बच्चों को हमको कैसे तैयारी करना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि प्रदीप जी और सौरभ लोधी, उस टाइम पे सौरभ लोधी भी साथ में थे, आपके साथ में काफ़ी बच्चे साथ में थे और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे चले गए। 2-4 लोगों के नाम और बताइए ना बच्चों। हाँ सर, जो नाम दिख रहे हैं वो मेरे साथ में लगने वाले दिख रहे हैं कि हाँ कि नाम ये मेरे ही साथ बैठते थे, आज मेरे साथ ही, मैंने भी इनके साथ फोटो लगवा ली है। मेरे से थोड़े से पहले लग गए हैं। मेरा मित्र है सौरभ लोधी हुआ, प्रदीप प्रजापति हुए और एक रवि तिवारी हैं, ये भी हमारे एमपी पुलिस में है, वर्तमान में सीओर में पोस्टिंग। ये भी हमारे सामने ही आते थे क्लास, हमारे सामने की वैकेंसी 2017 बैच की है, ये भी कांस्टेबल हैं, अभी सीहोर में है। तो मतलब आपके साथ में रहने वाले बच्चे पहले निकल गए, जो आपके फ्रेंड निकल गए हैं और आपका नंबर अब आया, और भी आगे आपके जो बच्चे साथ में जो साथ में दोस्त हैं वो भी कहीं देगा होंगे पीछे, तो उनके बारे में उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करा था मेरे लिए कि हाँ दोस्त लग गया, तो मैंने ये नहीं देखा कि ये क्यों लग गया, ये कैसे लगा है, आप उससे जानिएगा, रणनीति देखिएगा उसकी, कुछ तो अच्छा रहा होगा तब तो। ऐसा नहीं कि हाँ आपका भी एमपी पुलिस निकला मेरा भी एमपी पुलिस निकला है, ऐसा नहीं कि उसका फिजिकल क्वालिफाई होगा आपका किसी कारण बस रहेगा, लेकिन आपको ये मत सोचिएगा, तैयारी करिएगा। हाँ ये बच्चों में आ जाता है कि नहीं यार उसका एग्जाम निकल रहे हैं तो आपको में वो हो जाता है कि एटीट्यूड आ जाता है बच्चों में जरा में। सर ने बताया है कि आपने दोस्तों के एग्जाम निकलते रहे, तुम्हारा अब हुआ फाइनल, ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल का काम करता रहा मेरे, क्योंकि मेरे साथ में रहने वालों की नौकरी लग गई और मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा था नहीं नौकरी तो मेरी भी लगेगी। चाहे मैंने इन लोगों से सलाह ली भैया कैसे क्या करते, कहते कुछ नहीं करते, इन लोगों ने बताया कि आपकी मेहनत में कमी नहीं है, बस थोड़ी सी समय साथ नहीं दे रहा है। और कहा जाता है इसमें कंपटीशन में कहा भी जाता है यदि आपकी
मेहनत है तो 10% कहीं ना कहीं किस्मत भी काम करती सही है। बात, किस्मत तो मुझे सबसे बड़ा मोटिवेशनल तो यही मिला था कि भैया मेरे दोस्त लग गए तो मुझे भी लगना ही है, ऐसा नहीं कि तुम्हें छोड़ देना है, हाँ, हाँ। तुम्हें भी लगना ही है सर। नहीं, अभी भी जो साथी है आपके, जो साथ पर रहते हैं, जो अभी नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, लेकिन वो सिलेक्शन के कगार पर है, कुछ लोगों के 3-4 लोगों के नाम जैसे बताइए। हाँ, जैसे मैं बैठता था मेरे साथ ही पढ़ने वाला एक सौरभ लोधी सर, पिछली बार मेरे साथ मेडिकल में फेल हो गया था, नहीं मेडिकल क्वालीफाई हो गया था सर, उसमें मेरिट आउट हो गया था सौरभ लोधी। और भी आतिश हुआ, आतिश आता प्रमोद। सौरभ लोधी ने, जो कई लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, सौरभ लोधी 2 नाम के हाँ, हैं, दो नाम के हैं, एक पोस्ट सिलेक्शन काम होगा, उनका एक एक आपसे रह ही, गया। काम उनका एक ही है, कंपटीशन में ही है दोनों एक। हाँ। वर्तमान में एक रेलवे में उनकी ज्वाइनिंग हो गई, सौरभ लोधी जो मंडीदीप से आते थे, वो भी बहुत दूर से आता था, सब दिल्ली आता था यहाँ सौरभ तो लोधी जो है। उनको देखकर 2 अभी स्टूडेंट हमारे और मैं मंदिर आने से आ वाले रहे हैं। बच्चों को, इन लोगों को, जैसे प्रमोद हुए, प्रमोद निरंजन, वो भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सौरभ हुआ, सौरभ आतिश लोधी एक हुआ। और है, और आतिश चौहान हुए, ये लोग, श्रवण हुआ, ये लोग भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं देखिएगा इन लोगों के भी एक दो एग्जाम सर इनके भी क्वालिफाई हो गए, निकल चुके हैं। एमपी पुलिस हुआ, हाँ, एसएससी निकल जीडी, गए। कुछ ना कुछ कारण होते हैं हाँ, सर। जी। और कहा जाता है कि असफलता के बाद ही सफलता सफलता मिलती है। मिलती है, बिल्कुल सही। यदि आप असफलता का सामना कर रहे हैं मतलब आपको सफलता मिलने वाली है, जी, जी। क्योंकि वो 100-60 में एक आदमी होता है जिसके भाग्य में सारे गुण एक साथ मिल जाते हैं कि एक ही बार में एक ही बार सफलता में मिल जाती सही है। बात, सही हाँ, इसका एक अच्छा उदाहरण देता हूँ कि 100 गुण एक साथ मिल जाते हैं, जैसे सौरभ लोधी हाँ, सर, उसको पहली बार ही एग्जाम पहली निकले बार और दो एग्जाम दो-दो निकले, एग्जाम एनटीपीसी जूनियर क्लर्क में निकला मुंबई में, और यहाँ ग्रुप डी भी निकला था जो अभी टीआईडी की पोस्ट पर है मंडीदीप में पर है वर्तमान में। उसने एनटीपीसी को अभी थोड़ी देर के लिए बैक कर दिया है कि भैया मुझे ये ज्वाइन नहीं करना, ये घर के पास मिली है। चलिए, अच्छी बात है। तो सिलेक्शन तो हो गया है आपका ना। आशीष जी, जानना चाहेंगे कि आप कोचिंग में लगभग वर्मा कोचिंग क्लास में आप शुरू में आए थे, और लगभग आपने कितने साल तैयारी करी यहाँ पर, और कितने घंटे आप घर पे पढ़ते थे, थोड़ा सा बच्चों को बात बताइए आप। मैं 2019 में वर्मा कोचिंग क्लासेस में मैंने ज्वाइन करी थी, लगभग 18 महीने तक मैं क्लास में रहा, प्रेजेंट रहा, वो कंटिन्यू रहा 18 महीने लगभग। कोई मैंने बहुत ऐसा ही कभी इमरजेंसी आ जाती थी, छुट्टी करी थी, लगभग लगभग 18 महीने तक मैंने अटेंड करी है क्लासेस सर की। कितने घंटे घर पे आप पढ़ते थे पर डे? हाँ, शुरुआती दिनों में थोड़ा सा कम पढ़ते थे कि समझ नहीं आता था कि सब चीज़ें मिक्स होती थी, कैसे क्या पढ़ना है। 2-2 4-4 घंटे कोचिंग के अलावा भी 2 घंटे कोचिंग कर रहे हैं तो 4 घंटे घर पे देते थे सर शुरुआती दिनों में। लेकिन धीरे धीरे इस टाइम को मैंने 8-9 घंटे तक भी लेके गया सर। 8-9 घंटे, ऐसे नहीं कि मैं नहीं बता रहा कि 12-12 घंटे गए, जो किया है मैंने रियल बता रहा हूँ। 8 से 9 घंटे तक भी लेके गया, और फाइनल सिलेक्शन तक में 6 घंटे तो पर डे ही पढ़ता था सर। जब एक बार मजबूत हो गए कि हाँ सब सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सब रिवीजन ही तो करना है, तो 6 घंटे पर्याप्त होते हैं। किसी और फ्रेशर जो अभी तैयारी में आए हैं बच्चे, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, शुरुआत तो मुश्किल दिन होते हैं, थोड़े शुरुआती दिन में थोड़ा सा मुश्किल आती है सर हर चीज़ में, कि आपको सब चीज़ें मैनेज करना है, क्योंकि बच्चा कॉलेज में रहता है तो कॉलेज को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, थोड़ा घूमने फिरने में भी रहता है, वो चीज़ भी डिस्टर्ब ना हो, आपकी सब चीज़ बना के रखना है। तो आप शुरुआती दिनों में 5 से 6 घंटे पर्याप्त सर, कोचिंग को हटा के, जैसे 2-3 घंटे की आपकी क्लास है, 3 घंटे की क्लास अटेंड करिएगा, इसके बाद ही आप 5 घंटे और निकालिएगा आपकी पढ़ाई को। और जो बच्चे रैंक लेना चाहते हैं तो उनको कितना घंटे पढ़ना चाहिए? अब देखिएगा रैंक का तो ऐसा है कि रैंक लाने के लिए कुछ जो रैंक लाते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं कि आप सोचो कुछ अलग करते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से अलग करते हैं। तरीके से करें। हाँ, करते हैं तो वही है, देखो आपके लिए भी वही पेपर दिया जाएगा और हमारे लिए भी वही, जो रैंक ला रहे हैं उनके लिए भी, और जो नीचे रैंक पे वो उनके लिए भी वही पेपर आया है। लेकिन ये वही बोलना चाहता हूँ कि वो कुछ अलग नहीं करते, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से अलग करते हैं। बस रैंक लाना है कुछ अलग तरीके से, आपको सब चीज़ त्यागनी होगी थोड़ी सी। ऐसा नहीं कि 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आधे घंटे मोबाइल चला रहे हैं, उस चीज़ को त्याग करना होगा आपको। रैंक लाना है तो त्याग थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। सिलेक्शन लाना है तो ठीक है, उसमें चल रहा है 2-4 घंटे में चल दीजिए, और रैंक लाना है तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा, और मतलब कंटिन्यू पढ़ना होगा। पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, कैसे तरीके से पढ़ना है हाँ, ये चीज़ है, बच्चे पढ़ते हैं कि आज तो हम 10 घंटे उठेंगे ही नहीं और पढ़ेंगे लूसेंट को, पहले पेज से, लूसेंट जीके की बुक है जो, लूसेंट पहले पेज से पढ़ेंगे और आज तो हम बिल्कुल तबाही मचा देंगे। आज 15 से 20 पेज पढ़ के रख लेंगे सर, और याद नहीं होंगे 2 पेज, सबसे बड़ी चीज़। और बोलेंगे कि हमने आज 12 घंटे पढ़ाई की, लेकिन 12 घंटे में आपने जो पढ़ा है वो रामायण वाची है। रामायण वाचने से ऐसा नहीं है, अगर ये आपने 5 पेज भी पढ़े हैं ना और कंठस्थ आपको 5 याद है तो आपने मान के चलिएगा सब सर्वश्रेष्ठ दिया। तो यहाँ पे अपन सामान्य ज्ञान जो लूसेंट की आप बात कर रहे थे, लूसेंट से
मुझे लगा जनरल नॉलेज के लिए तो काफी अच्छा। हाँ, शुरुआत में जो सर ने लूसेंट की बुक बताई, शुरुआत में मेरे पास भी यही बुक थी, कोई ज्यादा बुकें नहीं थी। सर ने बोला आर एस अग्रवाल, एच डी यादव जो आज शारदा के नाम से आ रही है, वो मैथ ले लीजिएगा, रीजनिंग के लिए लूसेंट की ले लीजिएगा, या परफेक्ट की, किसी की भी परफेक्ट रीजनिंग बढ़िया चल रही है, परफेक्ट की बढ़िया आ रही है। शुरुआती दिनों में मैंने इन्हीं बुकों से तैयारी करना स्टार्ट की, लूसेंट को भी 2-3 बार। और मैं एक और बात बताना, मेरी लूसेंट जो आप देखोगे बिल्कुल कि मान के चलिएगा उस पेज, उस लूसेंट में कम पेज है कि उसमें ज्यादा जो मैंने अदर चिपका है वो ज्यादा मैंने चिपका दिया है। लूसेंट से ज्यादा मेरे उसमें अदर पेज चिपका दिए हैं। शुरुआती में आप हाँ लूसेंट ले सकते हैं सर, पर्याप्त लूसेंट है। और सर जो जी के पढ़ाते हैं ट्रिक से याद करने, देखिए लूसेंट में भी वही लिखा, लेकिन सर जो ट्रिक से याद कराते हैं उनका भी आपके पास पंच होना चाहिए कि नहीं, सर ने यदि ये चीज पढ़ाई है ट्रिक से तो ट्रिक से याद होना चाहिए, क्योंकि ट्रिक से लंबे समय तक, और आपको वहाँ जब एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज का होता है कि सर ने ये भी पढ़ाया था, ये भी बताया था, लूसेंट में मैंने ये भी पढ़ा था, लेकिन यदि आपको ट्रिक से याद है, जो सर ट्रिक बताते हैं, जो कुछ भी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर इस चीज में। यदि आपने ट्रिक याद आ गई तो आपको पता चल गया कि हाँ इस क्रम के बाद ये वाला कोड था और इसके बाद ये आंसर था, तो आप वो आंसर टिक कर जाएंगे उसमें। वो यही फायदा मिलता है सर ट्रिक का। और वो कोई सी भी ले सकते हैं सर। यदि आपने इससे सामान्य ज्ञान लूसेंट से पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आपके पास समय ज्यादा है कि हाँ अभी एज भी कम है, हाँ मैं ले लूंगा आराम से तैयारी, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा सर। एनसीईआरटी पढ़ लिए तो फिर आपको कोई अदर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। तो अब जैसे कि हमें थोड़ा सा अपने बारे में बता दो कि जैसे हम पढ़ाते हैं तो अधिकतर हम कोडिंग मतलब ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं, और वीडियो भी हम अपलोड करते हैं ट्रिक के माध्यम से। मतलब ट्रिक एक बार पढ़ लो और हमेशा फुर्सत छोटी छोटी ट्रिक बना लो, उस पर पढ़ने से आपको बहुत फायदे मिलते हैं, एक बार याद कर लेते हैं। और बार अपन 4 पेज पढ़ रहे हैं और उनको याद एक कुछ भी नहीं, तो उससे अच्छा कि ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करें। क्या वही मैंने बताया था कि सर ट्रिक से पढ़ाते हैं अधिकतर, जो यहाँ पे ट्रिक लिखते थे, कोई सी भी चीज, भारत रत्न से लेकर नोबेल पुरस्कार हो, किसी भी चीज की, किसी व्यक्ति की अगर एक पुस्तक है तो सर ट्रिक से 5 और बता देते हैं। यदि आपको ट्रिक याद है और आपको जो आप तो याद करके गए हुए एक, लेकिन आप ट्रिक से 5 आ गई तो आपको 1-2 बुक भी पूछ सकता है। तो ट्रिक से ये हो जाता है कि लंबे समय तक भी याद रख सकते हो और ज्यादा याद भी रख सकते हैं। वो क्वांटिटी अच्छी हो जाती है सर, क्वालिटी भी हो जाती है और क्वांटिटी भी, आप दोनों आपके पास है। और कहा जाता है कि भाई भले ही क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, तो इससे आपको ऐसा है कि ट्रिक से ज़्यादा लंबे समय तक याद हो जाता है सर। सही बात। तो सर जो जी के ट्रिक से पढ़ाते हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। मैंने तो अधिकतर ट्रिक से ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करी थी, कन्फ्यूजन जब होता था, जब किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होने लगता है तो लगता है कि इस बार सर ने ट्रिक बताई थी तो वो ट्रिक याद कर लीजिएगा। ट्रिक से याद हो गया तो कन्फ्यूजन भी दूर होगा, लंबे समय तक याद हो गया। यदि आपको लंबे समय तक ट्रिक याद है तो आप कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टिक कर देंगे सर। बिल्कुल सही, उसमें गलतियां नहीं हो पाती। हाँ, गलतियां होने के चांस कम हो जाते हैं। और सिलेक्शन के, यदि कोई गलती कर रहा है, जैसे 10 गलती कोई कर रहा है और आप 8 कर रहे हैं, तो आप सिलेक्शन के दावेदार आप ज्यादा हो जाओगे। जितनी हो सके कम गलतियां करें, भले अटेंड कम करें लेकिन गलती कम करें, एक्यूरेसी पे कम, एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दें। यदि हम 100 पेपर 100 क्वेश्चन नहीं देखिएगा, 100 क्वेश्चन सर जो आपने बोला है कि कंपटीशन में 100 क्वेश्चन यदि पेपर में आ रहा है तो आप 100 के पीछे मत भागिए। कि आपको 70% 75% बनाना है तो हाँ आप अपना सर्विस दे दीजिएगा। यदि आपने बस 75% दिया तो आपको 76 कर रहा है तो वो उसके लिए कर रहा है, आप अपना 100% दीजिएगा। आप पेपर को 100% मन मार के तैयारी और अटेंड मत करिएगा, क्योंकि पेपर तो कुछ भी दे देगा, एग्जामिनर कुछ भी दे देगा, लेकिन आपको कितना अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो आपका 100% देना चाहिए। यदि आप 75 एक्यूरेट मार रहे हो तो एक्यूरेट वही रखिएगा, क्योंकि कोई यदि 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहा है और 30 क्वेश्चन गलत कर दे रहा है, वो 70 पे आ गया। और आज नेगेटिव मार्किंग हर एग्जाम में चल रही है, 10 नंबर उसके भी 1/3 है, 30 क्वेश्चन का कट गया, 1/3, 10 नंबर वो कट गए, 70 में 60 बचे सर। यदि आपकी 75 है तो 75 ही रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ एक्यूरेसी पे ज्यादा, मतलब पेपर टेस्ट लगाने से हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है। हाँ, प्रैक्टिस यदि आपकी तैयारी एक बार सिलेबस को आपने पढ़ लिया है तो मॉक टेस्ट आप कराते हैं सर, वीक में शनिवार को होता है, तो आप शनिवार का टेस्ट अटेंड करिएगा। आपको कहीं नहीं जाना है, यहाँ यदि आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके पास सभी सिलेबस भी पता रहेगा, क्या आ रहा है, क्या नहीं आना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सबसे मेन चीज़ रहती है। और मॉक टेस्ट का ये रहता है कि आप यदि कुछ भी नहीं आ रहा भैया देने तो आइएगा। आप शुरुआती दिनों में लगेगा कि यार 20-25 नंबर आ रहा है, कुछ नहीं होगा, 20-25 नंबर से इज्जत खराब हो जाएगी, इज्जत थोड़ा ज्यादा डराते हैं बच्चे कि यार मेरा नाम लिखा आएगा वोट पे, ये चीज अच्छी है, मैं तो मोटिवेशनल मानता हूँ उन चीजों को। यदि वोट पे नाम लिखा है तो आज एक दिन फर्स्ट रैंक जरूर लाऊंगा, इसी वोट पे लाऊंगा। यदि आपकी मैं जब शुरुआत में आया, जब मेरे नीचे नाम लिखा था, धीरे धीरे मैंने उसी पेपर किया कि इस वोट पर एक टॉप लेके आना है, वही कॉम्पिटिशन में
कंपटीशन हमारा। यदि आप यहाँ बच्चों में रैंक लगा रहे हैं शनिवार वाले टेस्ट में, तो आप 35 लाख की भीड़ में भी आप अपना नंबर लगा लेंगे, कंफर्म है। इस चीज में भी अगर आप कोचिंग में नंबर लगा रहे हैं 25, 30, 50 बच्चों में, तो आप निश्चित है कि 50-45 लाख की भीड़ भी अगर होगी ना, उसमें भी आप अपनी वैकेंसी ले जाओगे। सही बात। वो यही चीज अलग करते हैं, जो टॉपर होते हैं वो चीज अलग करते हैं, यही चीज अलग करते हैं कि आज मेरा बोर्ड पे नाम नीचे है, एक दिन पहले नंबर पे भी होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको मोटिवेशनल मानिए कि हाँ आज कम आए हैं, उसके ज्यादा आए हैं तो उससे ज्यादा बढ़ गया हूँ। कई बच्चे पेपर टेस्ट लगाने से घबराते हैं, जैसे आपने कहा कि उनको इज्जत का डर लगता है और वो उस दिन एब्सेंट हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ बस सर यही कहना चाहते, देखिए आप कब तक भागोगे, हाँ, कब तक भागोगे, कभी ना कभी सामना करना पड़ेगा। सामने देखिए जब तक सामना नहीं करो, कहा जाता है जब तक उलझोगे नहीं तो सुलझोगे भी सुलझोगे नहीं। नहीं। आप सोच रहे कि हम सुलझ ही सुलझ जाए सर, वो पहले जब तक उलझोगे नहीं तो सुलझोगे नहीं, तो इसलिए आप उसको उलझना पड़ेगा भैया, देना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं दोगे। और आप अपने आप को बोल रहे हैं कि हाँ कोचिंग नहीं जा रहे, टेस्ट नहीं दे रहे, बाकी के 6 दिन आ रहे हो, लेकिन एक दिन टेस्ट वाले दिन गोल हो जाते हो। मेन चीज जिस दिन आपकी परीक्षा है, परीक्षा उसी दिन आप लापता हो जाते हैं। वो सर ने बोला कि इज्जत खराब हो जाएगी, देखिएगा भैया परीक्षा का अर्थ है पढ़ाई की इच्छा पे जाना, बिल्कुल पढ़ाई की इच्छा पे इज्जत। देखिएगा यहाँ आए हो तो यहाँ इज्जत का खौफ नहीं है, यहाँ 10-50 लोगों में इज्जत खराब होगी। जिस दिन इस इज्जत को आपने पर कहा कि आज इज्जत खराब है कल बना लेंगे, और जिस दिन एक बार कंपटीशन में बन गई इज्जत, मान के चलिएगा आप नहीं, आप जिस संस्था से जुड़े उस संस्था का नाम, गुरुओं का, माता पिता का, और आप देखो काम तो तुम अपने ही करोगे, पैसा अपने लिए कमाओगे, लेकिन जो नाम बनेगा ना जिस संस्था से आप जुड़े हो वो उसका नाम बनेगा, आपके माता पिता का नाम बनेगा, वो सब चीजें मिलती है सर। वो आप उस दिन आपको इज्जत का, वो नहीं सोचोगे कि यार कोचिंग में सर ने क्या बोला था, मेरे नंबर कितने कम आते थे, वो नहीं बोलेंगे सर उस दिन, जिस दिन ये इज्जत बन गई, एग्जाम क्वालिफाई हो गया। सही बात। और एग्जाम क्वालिफाई का थोड़ा सा सुख अलग ही होता है, सुकून मिलता है, सुकून मिलता है कि आपने कितनी मेहनत करी है, उसके बाद आपने जो पाया है। आप किस संस्था में जा रहे हैं, उस संस्था का कि नहीं यार वहाँ पढ़ाई होती है तभी तो रिजल्ट मिल रहा है, फिर आपको उससे लगाव हो जाता है। जैसे मेरा सर से बहुत लगाव रहा है, किसी भी ऐसे नहीं कि यार सर पढ़ा रहे 2 घंटे का ही लगाव है, आप सब 2 घंटे पढ़ के अपन चले जाएंगे, सर के रास्ते सर और हमारे रास्ते हम। ये चीज भी देखा है मैंने सर, आप कभी भी फोन लगा लीजिए किसी भी चीज में, नहीं सर छोटे भाई की तरह बात बताएंगे कि नहीं बेटा ऐसा है, ऐसा करिएगा आप, ऐसा है, कहीं दिक्कत आए तो बताओ सर। हम हमेशा सर ऐसा भी नहीं कि आपको बोले कि नहीं आप 2 घंटे कोचिंग पढ़ते हो, कोचिंग में ही रहो, कोचिंग की बात कोचिंग में, ऐसा भी नहीं। आप कभी भी कॉल लग 24/7 फोन लगा दीजिएगा सर, वो आपको फोन अटेंड कर लेंगे, सब मार्गदर्शन देंगे। बड़े अच्छे समझाया आशीष जी आपने। नए बच्चों को यही मैं भी कहना चाहूंगा कि आप पेपर टेस्ट से ना घबराएं, पढ़ाई से नहीं घबराएं। शुरू में टाइम लगता है, 1 आध साल तो आपको देना पड़ता है। 1 साल में ही लगभग हमारी मैथ रीजनिंग कंप्लीट हो पाती है, जीके कंप्लीट हो पाता है। इसी के बाद हमारे सिलेक्शन की जब बारियां आती है तो सिलेक्शन आपके आगे पीछे घूमते हैं, मतलब जो भी एग्जाम देंगे तो आपका सिलेक्शन होते जाएंगे, लेकिन पहले आपको तैयारी करना पड़ेगी, 1 साल में नहीं हो। और कम से कम 6 घंटे 8 घंटे आपको पर डे घर पे पढ़ना ही पड़ेगा, तो कोचिंग रेगुलर रहना ही है आपको, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जैसे आशीष जी देख रहे हैं 12-13 इनको सिलेक्शन हुए, तो कारण क्या है कि इन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष करने के बाद आज इनका इंटरव्यू चल रहा है अपने कोचिंग में, अपन देख रहे हैं वर्मा कोचिंग क्लास में। तो इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा सोचिए, 6 साल 2019 से लगे हुए हैं और आज जाकर उनका फाइनल सिलेक्शन हो पाया है, आज उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो कितने साल उन्होंने कितने बार सोचा होगा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो लगे रहे, बड़ी मेहनत करी उन्होंने और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आज बड़े ही गर्व की बात है और बड़े हुनर और बड़े मेहनती परिश्रमी हमारे स्टूडेंट रहे हैं आशीष भाई, और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है। हमारी कोचिंग का नाम रोशन करा, अपने समाज का नाम रोशन करा, अपने माता पिता जो गुरुओं का उन्होंने बहुत मान सम्मान बढ़ाया है और उनका भी जीवन उज्जवल हो चुका है। और आगे हम यही शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि उनका भविष्य उज्जवल रहे और आगे और इस लंबी पोस्ट पर जाए, ऊंची पोस्ट पर जाए, यही हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आशीष जी से यही हम कहना चाहेंगे कि भविष्य में आप जब भी हमारी जरूरत पड़े हम आपके तत्पर हाजिर रहेंगे, जब भी आप बोलेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पर आए, बड़ी खुशी की बात हुई है। सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि देखिएगा गुरु के गोद में ही निर्माण और ध्वस्त दोनों चीजें पलती हैं, निर्माण और विनाश दोनों गुरु की गोद में पड़ते हैं। इसलिए गुरु की छाया में देखिए, गुरु के बिना तो आपका जीवन अधूरा है। आप जिसको आपने यदि गुरु मान लिया है तो गुरु के पूरे गुण होना, व्यवहार होना चाहिए कि नहीं, आप ऐसा नहीं कि मुंह पे गुरु का नाम ले रहे हो और बाद में कुछ भी बोल रहे हो। इसलिए आपने गुरु मान लिया है, या तो आप देखिएगा कहा जाता है एक जीवन में कि गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। गुरु अगर नहीं है आपके जीवन में तो आप किसी लक्ष्य के प्रति वो नहीं, अग्रसर नहीं है। जीवन तो होगा लेकिन यदि आपके जीवन में आपने गुरु नहीं बनाया किसी को, आप किसी लक्ष्य के प्रति अग्रसर नहीं है, जी रहे हो आप जीवन। सही बात।
इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से तो हर वो व्यक्ति गुरु है जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, कोई अच्छी सीख दे रहा है तो या कुछ कहीं ना कहीं गुरु होते हैं। इसलिए मेरे जीवन में गुरुओं का बहुत महत्व रहा है सर। मैं हमेशा यदि किसी का गुरु मान लेता हूँ, छोटा हो या बड़ा, यदि कोई चीज सिखा रहा है तो वो मेरा गुरु है। गुरु बिल्कुल सही। हाँ, गुरु का होना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हम इसी लास्ट में एक शब्द कहेंगे, लक्ष्य ना ओझल होना पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। ये हमारा वाक्य जरूर याद रखें, क्योंकि लक्ष्य को हमें बना के रखना है और समय आते आते आपका लक्ष्य हासिल होना चाहिए। लक्ष्य हमारा एम जरूर होना चाहिए कि हम करना क्या भविष्य में। जैसे आशीष जी ने सफलता हासिल करी है, क्योंकि उनका लक्ष्य था कि मुझको नौकरी करना है, गवर्नमेंट नौकरी करना है, और पिछले 5-6 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। आज जाके उनका सफलता हासिल कर पाए पूर्णता, और ऐसा आगे और भविष्य में ऊंची पोस्ट के लिए जाए, यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर ने बोला है, इसी में मैं भी बोलना चाहता हूँ, यदि समुद्र होना है तो पर्वतों से निकलना होगा। समुद्र होना है, पर्वतों से निकलना होगा। शुरू में दर्द हुए हैं, अगर सिकंदर होना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है आशीष जी, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।